हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। ये जो वीडियो है हमारी जो कैलकुलस की सीरीज़ है चल रही, उसका पार्ट 6 है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको डोमेन रेंज के बारे में, लिमिट के बारे में, इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इवन डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बताया है, और मैंने आपको टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल के बारे में भी बता दिया। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जब भी कोई फंक्शन दिया रहता है तो उस फंक्शन में हमारे पास बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास y इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है f(x), तो उसमें हमारे पास बेसिकली तीन केसेस आ सकते हैं। वो तीन केसेस ये होंगे कि मान लीजिए हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। मतलब कि अगर x में इंक्रीज किया तो y में भी इंक्रीज हुआ। दूसरा, अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और तीसरा होगा कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, y में कोई फर्क नहीं है, y एज इट इज पड़ा हुआ है, फिक्स। तो हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, और x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं अगर y घट रहा है, या कहीं कहीं पर बराबर भी है। तो बेसिकली हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यही बताता है कि अगर हमारा y इक्वल टू f(x) कोई एक फंक्शन है तो x की वैल्यू चेंजेस करने पर y में किस तरह का चेंज आता है। यदि x में पॉजिटिव चेंज है तो y में पॉजिटिव चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यदि x में नेगेटिव चेंज है तो y में नेगेटिव चेंज है कि नहीं है। यही सारी बातें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ कि हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या होता है। ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया और ये हमारे पास एक। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दो तरह के एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक हमारे पास ये फंक्शन है। देखिए, यहाँ पर हमारे पास बात करें तो x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रही है y की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। मतलब कि हम x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। मतलब इंक्रीज इन x गिव्स इंक्रीज इन y। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन तो हो गया, लेकिन हमारे पास कहीं कहीं पर पॉइंट ऐसे आते हैं कि कुछ वैल्यूज के लिए y की वैल्यू फिक्स हो जाती है फिर बढ़ने लगती है। तो उस केसेस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास दो टर्म्स आते हैं। एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और एक होता है केवल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है। तो देखिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई चीज स्ट्रिक्टली है, अगर हमारे पास कोई भी चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इफ x2 x1 से बड़ा है तो हमारे पास fx2 fx1 से बड़ा होगा, बराबर कभी भी नहीं हो सकता यदि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और x2 x1 से बड़ा है तो fx2 भी fx1 से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि हमारे पास ये चीज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इफ x2 is less than x1, sorry, greater than x1 and fx2 is less than fx1, अगर हमारे पास ऐसा केस होता है तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बात होता है केवल इंक्रीजिंग फंक्शन की। इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करें तो इफ x2
इज ग्रेटर देन x1 comma fx2 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx1, तो फिर हम इसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें वैल्यू बराबर भी होने के चांसेस हैं। ये जो आगे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें वैल्यू बराबर होने के भी चांसेस हैं। इसी तरीके से हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इफ x2 greater than x1 comma fx2 is less than or equal to fx1, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए हमारे पास एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है मोनोटोनिक का। तो देखिए वो मोनोटोनिक जो यूज किया जाता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो भी यूज होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो भी यूज होता है। वहाँ पर मोनोटोनिक का सेंस केवल इतना ही होता है कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो उसको हम मोनोटोनिक नहीं बोलते, यदि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर का है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है। अब फंक्शन मोनोटोनिक होने के हमारे पास कुछ कंडीशंस भी होती हैं, तो उसमें से एक होता है आपका नेसेसरी और दूसरा होता है सफिशिएंट कंडीशन। देखिए नेसेसरी जो कंडीशन होती है और हमारे पास सफिशिएंट जो होती है कंडीशन, इन दोनों में अक्सर लोगों को थोड़ा मतलब कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास नेसेसरी कैसे है, ये चीज़ सफिशिएंट कैसे है। तो देखिए हमारे पास जो नेसेसरी होती है कंडीशन, अगर वो चीज़ नहीं है तो हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सफिशिएंट है तो हम ये सोच सकते हैं कि आगे मतलब नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट है कि नहीं है, हम वहां पर तब आएंगे जब हमारे पास ये दिया रहेगा कि वो कंडीशन ऑलरेडी क्या है, नेसेसरी है ही है। जैसे फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करते हैं तो हम उसकी नेसेसरी जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। सफिशिएंट ये होती है कि वहां पर हम स्लोप निकाल रहे हैं तो हमारा जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो हमारे क्या होती है, सफिशिएंट होती है कंडीशन। लेकिन नेसेसरी क्या होती है, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो उसी तरीके से हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि मोनोटोनिसिटी के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेसेसरी कंडीशन के बारे में। नेसेसरी कंडीशन और मोनोटोनिसिटी, ठीक है। मोनोटोनिक होने के लिए हमारे पास नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। देखिए कभी भी हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ही में दो ग्राफ बना के बता दे रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी फंक्शन, अगर मान लीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, इस तरीके से है, तो हम उसे किसी भी पॉइंट पर, चाहे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसका स्लोप निकालेंगे या कोई लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट पर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो हमेशा एक्यूट एंगल ही बनाएगी। एंगल बढ़ेगा वजह से, लेकिन वो एंगल हमेशा क्या होगा, एक्यूट ही होगा। ये एंगल जो बन रहा है हमेशा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा। तो नेसेसरी कंडीशन ये कहता है कि इफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, देन अब देखिए ये अगर एक्यूट एंगल है तो tan ऑफ दिस एंगल, मान लीजिए अगर फाई एंगल है तो tan ऑफ कोई भी एक्यूट एंगल का वैल्यू निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपको पता है कि ये जो tan फाई होता है या tan साई जो भी एंगल होता है ये हमेशा क्या होता है, उस पॉइंट पर मतलब कोई जो कर्व है उसके उस गिवन पॉइंट पर ड्रॉ टेंजेंट के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी कर्व हो गया उसका हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, मतलब हमें dy/dx पता है उसका, ठीक है। तो हमारे पास इस एंगल एक्यूट होने का मतलब होता है कि हमारा tan फाई पॉजिटिव है, और tan फाई पॉजिटिव का मतलब हमारा tan फाई क्या होता है, dy/dx होता है। तो हमारे पास dy/dx भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। देन tan फाई ग्रेटर देन 0 और dy/dx ग्रेटर देन 0। अगर वही चीज डिक्रीजिंग है आपका, इफ f इज फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन,
तो हमारे पास क्या होगा, देखिए अब अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होगा इस तरीके का, तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, इन पर कोई भी पॉइंट ले लें, ये हमेशा क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे इस पर, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेते चले जाए वो हमेशा क्या होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। और टेन ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है कि देखिए थीटा एक्यूट के केस में क्या होता है, या मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है कि एक्यूट के केस में थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज के केस में क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री, ये हमारा ऑब्ट्यूज का केस होता है। तो ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास यहाँ पर टेन, अगर मान लीजिए जाई एंगल बना रहा है तो हमारे पास यहाँ पर टेन जाई क्या होगा, लेस देन 0 होगा, या हम कहें और dy बाई डी एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन हो जाती है किसी भी फंक्शन के मोनोटोनिसिटी बताने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है, हम एक चीज मान के चलते हैं, वो ये होते हैं कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, हमारे पास ये मान के चलते हैं कि एफ ऑलरेडी क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस है ही वो। जाहिर सी बात है फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब वो फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस हो। इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, अब देखिए पहला ये इससे प्रूव होता है कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड होता है कि इफ f dash x is less than 0, this implies that f is decreasing function, ठीक है। तो देखिए हमारे पास नेसेसरी की जो थी कंडीशन वो फंक्शन के बेसिक फॉर्म से आई थी कि अगर हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन का स्लोप क्या होगा, हर जगह पर पॉजिटिव होगा, कोई भी अगर पॉइंट ले ले और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें जो इसका स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, दैट इज dy by dx इज ग्रेटर देन 0, और अगर डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 होगा। अब जब अब सफिशिएंट की बात आई तो सफिशिएंट को हमने ठीक इसका उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ पर ये चीज नेसेसरी थी कि अगर f फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो ये होगा ही होगा, ये चीज आपका फिक्स है, इसीलिए इसको नेसेसरी कंडीशन में डाल दिया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल, तो देखिए अगर यहाँ पर f डिफरेंशिएबल है तब बोल रहा है कि हमारे पास अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर f डैश x लेस देन 0 है तो वो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कह रहा है कि f इज डिफरेंशिएबल तो y बराबर c, fx बराबर c भी एक फंक्शन ही है और वो डिफरेंशिएबल भी है, भाई dy by dx निकालेंगे 0 आ जाएगा स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं कि स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए dy by dx की, केवल डिफरेंशिएबल बोला है, तो हमारा dy by dx भी क्या होगा, वहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन वो फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होता है नहीं डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये चीज सफिशिएंट बता रहा है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होने पर हमारे पास इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का केस होगा, ये नेसेसरी नहीं है, ये होने के बाद ये भी होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर ये है तो ये होगा ही होगा, ये चीज नेसेसरी है। तो यही बेसिक हमारे पास डिफरेंस है नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन को लेकर, ठीक है। आप देखिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मोनोटोनिक फंक्शंस के बारे में, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ ब्रीफ में। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। सबसे पहला ये कहता है कि अगर हमारा कोई फंक्शन है f, ठीक है, इफ f इज अ फंक्शन such that it is strictly increasing, ठीक है। अगर हमारे पास हर कोई फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसी भी इंटरवल की भी हम बात कर सकते हैं, देन इफ f इनवर्स,
ठीक है, मतलब अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देन एफ इनवर्स इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है मोनोटोनिक फंक्शन की। दूसरा, इफ f is a continuous increasing function, then if f inverse exists, यहाँ पे आप इसको exist लिख लीजिएगा, ठीक है, exist is also continuous increasing function। ठीक है, थर्ड क्या रहा है कि if f is continuous in closed interval AB, ठीक है, and if f dash c greater than or equal to 0 या f dash c मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या केवल इंक्रीजिंग हो, अगर ऐसा है, ठीक है, सच दैट c belongs to open interval AB, then f is increasing in closed interval AB। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी इसी में डिक्रीजिंग के बारे में बोल देता है कि अगर if f is continuous in AB and f dash c less than or equal to 0 या f dash c less than 0 such that c belongs to AB, कहता है then f is decreasing in closed interval। देखिए, इन दोनों का मैं आपको अभी ग्राफिकल मतलब बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है x एंड y, क्या रहा है कि हमारा फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्लोज इंटरवल है ए बी, जिसका फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूस है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब क्या रहा है कि इफ एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 सच दैट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, मतलब सी इसमें कहीं भी लाई कर सकता है और वो स्लोप हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब कि या तो वैल्यू मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या केवल इंक्रीजिंग है। अगर हमारे इस केस में क्या होगा कि स्लोप 0 है या फिर पॉजिटिव है, और ये हर उस सी के लिए है जो कि इस ए से बी ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास हमेशा ये कंडीशन होगी कि अगर ये चीज़ हमारा है तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा हमेशा। अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, तो अभी मैंने आपको नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जब बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि हर उस पॉइंट पर क्या होगा, जो इसका स्लोप एंगल होगा वो एक्यूट होगा, और अगर एक्यूट एंगल है तो हमारा जो dy बाई dx होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है कि इफ एफ डैश सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 सच दैट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, हमारा एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल ए बी। केवल इस इंटरवल में वो हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हमारे पास एफ डैश सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एफ डैश सी लेस देन और इक्वल टू 0। अब अगर यही चीज़ हमारा उल्टा हो जाए, ये चीज़ ऐसे हो जाए, ठीक है, तो अब देखिए
एफ डैश सी। अब यहाँ पर जो भी हम स्लोप निकालेंगे, ए कोई भी पॉइंट ले लेंगे, जो भी स्लोप निकालेंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, ठीक है, और सभी ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, तो tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, वैल्यू आएगी निगेटिव। तो मतलब यहाँ पर जो स्लोप होगा एफ डैश सी, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, चाहे लेस देन और इक्वल टू चाहे केवल लेस देन हो। तो हमारे पास सी जो है वो बिलोंग कर रहा है इसमें, तो कह रहा है कि उस समय में फंक्शन जो होगा वो उस क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा यहाँ से ये दिख रहा है कि ये हमारा ए बी है, और अगर हमारा जो कंडीशन ही कह रहा है वो फॉलो कर रहा है तो फंक्शन हमारा क्या दिख रहा है, ये डिक्रीजिंग दिख रहा है। वो स्ट्रिक्टली हो ना हो ये यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारे पास ये कंडीशंस जैसे कौन सी फुलफिल हो गई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए दो प्रॉपर्टी और बची है, हम आपको वो बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब आइए हम फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि देखिए अगर हमारे पास इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस such that either both increasing or decreasing, मतलब कि या तो दोनों एक साथ इंक्रीजिंग है या तो दोनों एक साथ डिक्रीजिंग। यदि ऐसा है तो हमारे पास इनका कंपोजिशन यानी गॉफ और फॉफ जो होगा वो ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। मतलब चाहे दोनों की दोनों डिक्रीजिंग हो एक साथ, चाहे दोनों की दोनों एक साथ इंक्रीजिंग हो, हमारे पास उनका कंपोजिशन होगा, चाहे जी ऑफ एफ एक्स निकाले चाहे एफ ऑफ जी एक्स निकाले, वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। और सिक्स प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस such that one of them increasing and other is decreasing. This implies that चाहे हमारे पास गॉफ हो या फॉग हो, ये ऑलवेज डिक्रीजिंग नेचर के होंगे, ठीक है। मतलब इन दोनों में से अगर दोनों का नेचर अलग अलग हुआ, एक इंक्रीजिंग हुआ एक डिक्रीजिंग हुआ, इनका जब भी कंपोजिशन हम लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग नेचर का होगा। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कह रहा है कि आइदर वो, तो मान लीजिए हम एफ एक्स बराबर एक फंक्शन रख लेते हैं एक्स और जी एक्स बराबर रख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या है, इंक्रीजिंग नेचर का है, जबकि दोनों क्या है, ये भी इंक्रीजिंग नेचर का ये भी इंक्रीजिंग नेचर का है। अब सवाल आता है अगर हम इसी दोनों को डिक्रीजिंग नेचर का ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर माइनस एक्स, जी एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों के दोनों क्या हो गए, डिक्रीजिंग हो गए नेचर के। तो अब यहाँ पर अगर हम एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो देखिए एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या है, माइनस एक्स आ रहा है, तो दैट इज माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग नेचर का हो गया। तो चाहे दोनों इंक्रीजिंग थे चाहे दोनों डिक्रीजिंग नेचर के थे, इनका कंपोजिशन हमने निकाला, चाहे एफ ऑफ जी एक्स निकाले चाहे जी ऑफ एफ एक्स निकाले, दोनों क्या होगा, इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स हो गया और जी एक्स बराबर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आपका इंक्रीजिंग नेचर का होगा, ये आपका डिक्रीजिंग नेचर का होगा। अब एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। अब आप एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, अगर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये इंक्रीजिंग था ये डिक्रीजिंग था, इनका कॉम्पोजिशन किया तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो गया। यही बात यहाँ पर स्टेप करते कही जा रही है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a plus 2x square plus 3ax plus 5, find the value of a such that f is invertible, ठीक है। हमें a की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो देखिए फंक्शन की सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होती है कि फंक्शन में किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं मिलती है, ठीक है, यही एक चीज़ है जो फंक्शन को रिलेशन से अलग करती है। तो हमारे पास अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गया कि उसकी मैपिंग 1 1 और ऑन टू दोनों होनी चाहिए,
ठीक है, हमारे पास 1 1 और ऑन टू दोनों मैपिंग होगी, तभी हमारे पास फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, दैट इज एफ मस्ट बी बाइजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, ये मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। एफ की मैपिंग जो है वो बाइजेक्टिव होनी ही चाहिए। ठीक है, तभी हमारे पास फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स कि फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है कंडीशन कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो मैंने बताया था उसका एफ डैश। ठीक है, अगर फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उसका एफ डैश क्या होगा, यानी डी ओवर डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो उसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स, तो देखिए डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x a प्लस 2 प्लस 3a, 5 कॉन्स्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। ये हमारे पास एफ डैश एक्स हो गया। अब चाहे ये ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 0 हो, हमारे पास यही दो आती है कंडीशन। अब देखिए ये फंक्शन, क्योंकि हमें ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये फंक्शन एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है फंक्शन, तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं उनका जो डोमेन होता है वो हमेशा रियल नंबर होता है। तो हमारे पास डोमेन इसका रियल नंबर है, तो ये एक्स की किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये पूरे की वैल्यू लेस देन 0 आ नहीं सकती। इसका रीज़न ये है कि हम अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लें, उसका नेगेटिव का जैसे ही स्क्वायर होगा तो वो वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से बड़ी रहेगी, क्योंकि हमारी यही एक वैल्यू होगी जो नेगेटिव आएगी एक्स नेगेटिव होने की वजह से, लेकिन वो ये वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से छोटी रहेगी। तो इसलिए हमारा ये ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेस देन 0 का केस हट गया तो हमारे पास ये केस हट जाता है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x a प्लस 2 प्लस 3a ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसमें चूंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब होगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आपको याद होगा कि बताया जाता था कि जब भी हम x की वैल्यू निकालते थे या नंबर ऑफ रूट्स निकालते थे, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती थी तो हम लिख देते थे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 की कंडीशन यूज करेंगे। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर मैं आपको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद दिला दूं तो होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x का कोफिशिएंट b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a और कांस्टेंट c हो गया। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, b लेस देन 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर, b की जगह पर क्या है, a प्लस 2 टाइम्स a प्लस 2 है का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 3 है इंटू c की जगह पर 3a है। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो दैट इज 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9a लेस देन 0। 4 दोनों में कॉमन है, हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर पर a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 9a लेस देन 0। ठीक है, तो देखिए अब इसका ब्रैकेट हम खोल देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 9a प्लस 4 लेस देन 0। हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 4 लेस देन 0। यहाँ पर 4 है तो आपका आ जाएगा ये माइनस 5 है। अब देखिए जब सॉल्व करेंगे इसको हम तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4 लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 4, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 4 लेस देन 0। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर a माइनस 4 a माइनस 1 लेस देन 0। अब देखिए इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको डोमेन और रेंज का जो पार्ट पढ़ाया है
उसमें मैंने आपको ये बात बताया है कि हम कैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो ये लेस देन 0 है, मतलब हमारा ए बिलोंग करेगा किसमें, 1 से लेकर के 4 इन दोनों के बीच में। हमने आपको वहाँ पर बताया था कि ऐसे हम नंबर लाइन को प्लॉट कर देते हैं। अगर हमारे पास 2 वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर 1 और 4 आया है, प्लॉट कर दी तो देखिए 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये भी पॉजिटिव, 4 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो भी पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में लेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा पॉजिटिव वाला है, हिस्सा नेगेटिव, और प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट माइनस आता है। तो दैट इज लेस देन 0, हमें यही चाहिए, इसलिए 1 और 4 के बीच का इंटरवल ले लेंगे। ओपन है इसलिए हम क्लोज इंटरवल ले लेंगे। हमारा ए बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1 to 4, ये हमारा आंसर है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, उसके मोनोटोनिसिटी के लिए क्या क्या नेसेसरी और क्या क्या सफिशिएंट कंडीशंस होती हैं वो भी मैंने आपको बताया, और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी लगवाया कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।